हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीपेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि 12th पास करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट एमबीबीएस करना चाहता है तो उसके लिए उसे नीट एग्जाम देनी होती है। तो जैसे कि एक नीट एग्जाम हम देते हैं, उसी टाइप की एक जीपेट एग्जाम होती है जो कि पीजी कॉलेज के लिए अप्लाई होती है। दोस्तों, अगर कोई बी फार्मा स्टूडेंट आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता है और एम फार्मा करना चाहता है तो उसके लिए ये जो एग्जाम है ये एक अच्छा माध्यम है। इस एग्जाम को देने के बाद स्टूडेंट को बहुत कुछ नॉलेज भी होता है, इसके बाद एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। इसके अलावा उसको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है और एक अच्छा कॉलेज भी मिलता है। यानी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर वो अप्लाई करना चाहता है तो जीपेट एग्जाम ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू वो आसानी से किसी भी पीजी कॉलेज यानी एम फार्मा के कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जीपेट का जो फुल फॉर्म होता है वो है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। दोस्तों, इसे जो कंडक्ट करवाता है उसका नाम है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये पूरे इंडिया में कराई जाती है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जीपेट एग्जाम देने के बाद आपको कौन कौन से फायदे होंगे वो भी मैं बारी बारी से आपको समझा देता हूँ। इसमें सबसे पहला फायदा आपको ये है कि अभी 2023 में शायद बंद भी हो सकता है या मिल भी सकता है, इसका भी कंफ्यूजन है, लेकिन हर महीने आपको 12,500 रुपए मिलते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से तो मिल रहे हैं, लेकिन आगे अभी सुनने में आया है कि शायद ये बंद भी हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा जो सबसे बेटर ऑप्शन है या बेटर फायदा है वो ये है दोस्तों कि अगर आप जीपेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके बाद आपको एम फार्मा का बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। इसके लिए आपको कोई अलग से फीस पे नहीं करनी होगी, सिर्फ आपको जीपेट एग्जाम पास करना है। और अगर आपने जीपेट एग्जाम पास कर लिया तो आप आसानी से किसी भी एम फार्मा के टॉप कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले सकते हो। वही हम बात करें इस एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन की, तो दोस्तों इस एग्जाम को मेनली ऑनलाइन मोड में दिया जाता है और 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। वही अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको 125 यानी कि 125 क्वेश्चन होते हैं और उनको आपको 3 घंटे में उनके आंसर देने होते हैं और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, वही हम अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें, मैक्सिमम नंबर की बात करें दोस्तों, तो इसमें 500 नंबर का पेपर होता है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। अगर आप कोई क्वेश्चंस आपको नहीं पता है लेकिन आप उसका भी आंसर लिखना चाहते हो और वो मेनली गलत अगर हो गया तो इससे आपको माइनस मार्किंग यानी जो आपने सही क्वेश्चन लिखा है तो उसके नंबर भी कम मिल सकते हैं। इसलिए इस बात का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखें। वही हम बात करें कि इस एग्जाम को देने के लिए आपको कब एग्जाम फॉर्म आएंगे, कब इसकी एग्जाम होती है, तो वो सारी डिटेल भी हम आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस एग्जाम का एग्जाम फॉर्म कब भरा जाता है। तो दोस्तों, जो एवरी मंथ का जो लास्ट में फरवरी महीना यानी स्टार्टिंग का जो फरवरी महीना होता है, वैसे ये हमारा अगर देखा जाए सेशन के हिसाब से तो ये हमारा लास्ट मंथ होता है मेनली, लेकिन ये महीने के हिसाब से देखा जाए तो सेकेंड महीना होता है। तो दोस्तों, जो फरवरी का जो महीना होता है उस टाइम पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म मेनली 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं और इसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट मेनली 15 या 17 मार्च होती है। इसके बाद 4-5 दिन के लिए हमें सुधार योग्य यानी कि कुछ अगर आप डॉक्यूमेंट में कुछ गलती कर देते हो तो उसके सुधार के लिए आपको 21 मार्च तक का टाइम मिलता है। अगर आपने कुछ गलत फिल कर दिया है या फिर आप एक बार और चेक करना चाहते हो कि मैंने फॉर्म सही से फिल किया है या नहीं, तो इसके लिए आपको 21 मार्च तक का टाइम मिलता है। दोस्तों, वही हम अगर इसके एग्जाम की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों से एवरी बार यानी एवरी टाइम 9 अप्रैल को ही इसका एग्जाम होता है। और वही अगर हम रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो इसका जो रिजल्ट होता है वो अप्रैल माह के एंडिंग में आ जाता है, यानी कि इसका जो एग्जाम होने के कुछ दिनों बाद ही आपका रिजल्ट भी आ जाता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप कोर्स के बारे में भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। और अगर आप कोर्स के बारे में नहीं जानना चाहते और कुछ और जानना चाहते हो एक्स्ट्रा, तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप कोर्स के बारे में भी जानो कि कौन कौन से कोर्स से रिलेटेड आपको कौन कौन सी पढ़ाई करनी होगी या बी फार्मा में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट छोड़ दिए कर रहे हैं, दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपने बी फार्मा रेगुलरली अटेंड किया है और 75% अटेंडेंस अगर आपकी रही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जीपेट एग्जाम में आसानी से पास हो जाओगे क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट बी फार्मा में पढ़े हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जीपेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है दोस्तों कि इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपने अगर डीपली बी फार्मा स्टडी की है तो आप आसानी से जीपेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। दोस्तों मैं आपको कोर्स डिटेल में बता दूं, इसमें मेनली 18 या 19 सब्जेक्ट जो आपने बी फार्मा में पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फार्माकोलॉजी,
यानी फार्माकोलॉजी से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको जनरल फार्मेसी, जनरल फार्माकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी, बॉडी सिस्टम्स और विटामिन मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो हमारा कोर्स आता है उसमें आता है फिजिकल केमिस्ट्री। दोस्तों जो फिजिकल केमिस्ट्री है इससे 152 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपके जो टॉपिक आएंगे उसमें शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो सकती है, काइनेटिक्स हो सकते हैं, ये दो मेन टॉपिक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। अगर आपने बी फार्मा में स्टडी किए हैं तो आप आसानी से फिजिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड एमसीक्यू गूगल पर भी देख सकते हैं, या पिछले कुछ जो जीपीएट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी आप देख सकते हैं, उनको भी हल करें। और अभी मेनली 2023 में बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट बनाए गए हैं जीपीएट एग्जाम के, उनको भी आप एक बार अगर एग्जाम उनके थ्रू अगर आप उन फॉर्मेट को क्लियर करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा आसानी से पास होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है उसमें आता है फिजिकल फार्मेसी। दोस्तों इसमें सोलिबिलिटी, विस्कोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके आगे वाला सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका 44 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स और अमीनो एसिड्स वगैरह आते हैं। इसके बाद का जो मतलब अगला जो कोर्स यानी कि अगला जो सब्जेक्ट होता है उसमें हो गया डिस्पेंसिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, जो कि आपने अभी लास्ट ईयर में पढ़ाई की है। 7th सेम में हॉस्पिटल फार्मेसी आता है, तो उसमें आपको उसको अगर आपने डीपली स्टडी किया है तो इससे भी आपको फायदा हो सकता है। दोस्तों इसमें आपको मेनली इंट्रोडक्शन और लेबोरेटरी से रिलेटेड और इक्विपमेंट यानी जो आप इक्विपमेंट यूज करते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा फॉर्मुलेशन भी आती है। इसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। दोस्तों ये मेन सिस्टम है, यानी केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, थेरेपेटिक एजेंट और ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा इसमें जूरिस्प्रूडेंस भी आता है। दोस्तों जूरिस्प्रूडेंस में क्या क्या आएंगे तो इसके फंक्शन, इफेक्ट और एक्ट जो कि आपने पढ़े होंगे, फार्मेसी एक्ट हो गया, टॉयलेट एक्ट हो गया, ये सारे एक्ट इसमें आते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसमें पेटेंट एक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और नार्कोटिक ड्रग रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी आते हैं, फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं। दोस्तों फार्मास्यूटिक्स भी बहुत ज्यादा मेन है। फार्मास्यूटिक्स के मेनली 150 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सोर्स ऑफ ड्रग आते हैं, इमल्सन आता है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कि आपने 7th सेम में पढ़ा है, वो भी इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसको और एक और मैंने जो आपको पहले बताया है सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री, अगर ये दोनों सब्जेक्ट आपने क्लियर कर लिए हैं तो आप मेनली 200 नंबर के पार हो जाओगे। इसलिए इन दोनों सब्जेक्टों पे आप ज्यादा फोकस करें। इसके अलावा आप फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पर भी कर सकते हैं, इसमें आपको ह्यूमन बॉडी कंट्रोल रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद ये जो ब्लड फ्लो होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और ब्लड से रिलेटेड मेनली इसमें क्वेश्चंस आते हैं। फार्माकोग्नोसिस से भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो कि आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, क्लिनिकल फार्मेसी और बायोकेमिस्ट्री, और इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी जो कि आपने भी थर्ड ईयर में पढ़ी है, 6 में आती है, तो भी अगर आपने पढ़ी है। डीएनए टेक्नोलॉजी, एनिमल सेल्स कल्चर, ये सभी अगर आपने पढ़े हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी और पाइथोफिजियोलॉजी भी इसमें आती है दोस्तों। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बी फार्मा की प्रॉपर स्टडी की है तो आप जीपीएट एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको जीपीएट एग्जाम से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी मतलब कुछ मन में ऐसा क्वेश्चन हो जो मैंने आपको नहीं बताया हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे वो क्वेश्चन से पूछ सकता है। अगर मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन का आंसर देने की। अगर मैं आपको आंसर नहीं दे पाया तो मैं किसी और से डिस्कस करके आपको क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मेरी ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर आप जीपीएट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बी फार्मा की भी बहुत प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। और इसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें जो बी फार्मा की लास्ट ईयर इसमें जो स्टूडेंट है वो भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं अगर आपने बी फार्मा कंप्लीट कर ली है और आप सोच रहे हो कि इसमें कोई एज लिमिट होगी तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे आप 60 साल तक भी दे सकते हो, इसलिए इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। इसलिए आप आसानी से जब चाहे तब जीपीएट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इस एग्जाम को दे सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, थैंक यू।